इंदौर में रामनवमी के मौके पर बालेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर की छत मुनहदिम हो गई। इस हादसे में अब तक 13 अफराद की मौत हो चुकी है। बचाव और राहत का काम जारी है। पूजा के दौरान मंदिर के अंदर वाक़ बाउली धंस जाने की वजह से यह हादसा पेश आया। मध्य प्रदेश हुकूमत ने हादसे की जांच का हुक्म दे दिया है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने महलूकीन के अहले खाना को 5-5 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया। जख्मियों को 50-50 हजार रुपये की मदद दी जाएगी। आज पूजा का इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जिन्हें हम बचा नहीं पाए, उन सब परिवारों के साथ सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है। हम जो हमारे भाई बहन नहीं रहे उनके परिवारों को 5 लाख रुपए की राशि, राहत की राशि देंगे। जो घायल हैं उनको 50-50 हजार रुपया हम अलग से दे रहे हैं। संपूर्ण इलाज की व्यवस्था निःशुल्क अलग से की जाएगी। एक बड़ा हादसा दुखद हुआ है। घटना की तत्काल जांच के आदेश दे दिए हैं। भीड़ बढ़ी, क्यों बढ़ी, छत धस की, कैसे, इतने लोगों के गिरने के कारण से दलदल जैसा हो गया है। कम से कम 30-40 जने हो गए। 30-40। क्या आयोजन क्या था यहाँ पे? हाँ, यज्ञ चल रहा था वहाँ पे। आज वो माता जी का था नवमी का, वो सब जगह वो डाले थे, सब खड़े हुए हैं। तो खड़े होकर एक दूसरे के आधे से टच करे हुए थे, पता ही नहीं पड़ा, नीचे धस गए। कितने बच्चे, कितने बड़े थे, कुछ अगर अंदाजा हो तो आपको? बच्चे तो देखो, एक तो मृत्यु हो गई, बरोबर पता है मेरे को। बच्चे भी थे, औरतें ज़्यादा है उसमें। अच्छा, औरतें ज़्यादा थी उसमें। तो ये क्या पोला था या पहले ऐसा कुछ वाइब्रेशन नहीं हुआ या अचानक नहीं? ये अचानक ही धसा। अचानक ही धस गया था। हाँ। आप उस वक्त कहाँ थे? मैं वही था, उस टाइम जगह मैं ही अंदर गया था। आप सबसे पहले अंदर गए थे? नहीं, सब साथ में गए थे, निकला मैं सबसे पहले वहाँ। रामनवमी के मौके पर मगरबी बंगाल में तशद्दुद के वाकयात पेश आए हैं। हावड़ा के काजीपुरा में शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। इस दौरान किसी वजह से माहौल बिगड़ गया और बात आतिशजदगी तक पहुंच गई। शरपसंदों ने कई गाड़ियों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया। इस मामले पर सीएम ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। ममता ने कहा कि पहले ही मुस्लिम अक्सरती इलाके में शोभा यात्रा से इज्तिनाब करें। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा तो वहीं बीजेपी ने पलटवार किया है। अंजनी पुत्र सेना, विश्व हिंदू परिषद 42 संगठनों के साथ एक साथ मिलकर ये जुलूस निकली थी। सभी प्रशासन के आग्रह पे हम लोगों ने सारा ये शोभा यात्रा एक साथ मिलकर निकाला कि जिससे प्रशासन को असुविधा नहीं हो। आज हम लोगों ने पूरा एक साथ निकाल दिया कि कोई शांतिपूर्वक निकल रही है। और आज के बाद फिर उन्होंने उपद्रव किया। क्या प्रॉब्लम है उनको? पुलिस के क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देওয়া হয়েছিল যে মিছিল যে করবে তার রুট ঠিক করে দেবে, সেই রুটে মিছিল করবে। अनऑथराइज रूपे मिছিল হবে না। তা সত্ত্বেও যদি পুলিশ অ্যালাউ করে থাকে, সে যেই হোক, এ হোক আর জেড হোক, এ টু জেড, আমি বলছি আমি খুব মানবিক, কিন্তু আমি খুব রাফ অ্যান্ড টাফ এসব ব্যাপারে। আমি দাঙ্গাকারীদের প্রশ্রয় দিই না, আমি দাঙ্গাকারীদের देशेर शत्रु মনে করি। तो उधर रामनवमी के मौके पर वडोदरा में जुमेरात को शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। वडोदरा के फतेहपुरा इलाके में सुबह शोभा यात्रा निकाली गई थी। इस पर नामालूम अफराद ने पथराव कर दिया। इसके बाद शाम में इसी इलाके में शोभा यात्रा निकाली गई। इस पर भी नामालूम अफराद ने पथराव कर दिया। पथराव के बाद सरकार हरकत में और इसने कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया है। उल्लास के साथ तो आज जो हमारी संस्कृति नगरी बोलते बड़ौदा शहर, उसमें जो भी आज घटना हुई है वो निंदनीय है और जो भी वो असामाजिक तत्व है उनको बख्शा नहीं जाएगा। कौमी अशांति के लिए जो तत्व काम कर रहे हैं उन्होंने ये शुरू तो किया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि पुलिस तंत्र ने यह घटना में कोई आगे कुछ न हो इसकी चिंता की है। अच्छी तरह से इन्होंने पूरी घटना को संभाला भी है और अच्छी तरह से भगवान राम की मूर्ति के साथ यहाँ की यात्रा संपन्न भी हो रही है। जो लोगों ने ये काम किया है उन लोगों को पकड़ने में पुलिस कामयाब भी रहेगी। उन लोगों के पर इस तरह की कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। सिक्योरिटी के साथ शोभा यात्रा आगे बढ़ रही थी। पांजीगर मोहल्ला की मस्जिद से शोभा यात्रा निकली। उसके बाद वहां पे 2 ग्रुप के बीच में थोड़ा घर्षण जैसा हुआ था। उसमें तुरंत लोकल पुलिस ने पहुंच के
पूरी स्थिति काबू में की थी। सभी को समझा के अपने अपने एरिया में भेज दिया था। पूरे विस्तार में अभी शांति है। पुलिस वहाँ कोई पत्थरबाजी भी नहीं हुई है, पुलिस की ओर से कोई लाठीचार्ज भी नहीं हुआ है और अभी कंटिन्यूस पुलिस की पेट्रोलिंग चालू है। सिटी में जितनी भी शोभा यात्रा निकली सभी के साथ पुलिस का एक टीम रहने वाली है। रोड बंदोबस्त भी लगाया गया है। एसआरपी डीसीबी की टीम लगी हुई है। डीप पॉइंट है, ड्रोन के साथ वॉच रखी जा रही है, सोशल मीडिया पे वॉच रखी जा रही है। तो पूरा बंदोबस्त बहुत ही अच्छे तरीके से वडोदरा शहर पुलिस के साथ किया जा रहा है। न्यूज 18 के राइजिंग इंडिया प्रोग्राम में मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने दफा 370 और 35A पर बयान दिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कश्मीर को इन दफात से निजात दिलाने का सेहरा पीएम मोदी और अमित शाह के सर जाता है। अगर देश के गृह मंत्री ने जो कहा और उस समय की घटना के बारे में कहा जब पूरी कांग्रेस में दिखता था कि अगर कोई 2014 में उनको चुनौती दे सकता है तो नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं, और कितनी खतरनाक प्लानिंग कांग्रेस ने की होगी कि ही उनकी ही सरकार के गृह मंत्री से उनके ही खिलाफ विद्रोह करवाने की सोच रखी होगी। ये कांग्रेस ही कर सकती है, लेकिन वो भूल गए झूठा काम ना कभी अमित भाई ने किया है ना करते हैं। वो तो देश के लिए समर्पित हैं, तभी तो 370-35 से जो नेहरू जी की देन थी उससे मुक्ति दिलाने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने किया है। मंसूबे उनके सत्ता में रहने के थे, लेकिन यहां पर सरकार आई तो सीईए जैसा कानून भी आया, ट्रिपल तलाक से छुट्टी भी मिली, 370-35 से भी गया, और मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनी है। बट एजेंसीज का मिसयूज आज हो रहा है, ये तो ऑपोजिशन बोलता है, चाहे उस वक्त जो भी हुआ हो। ऑपोजिशन में कौन? लालू प्रसाद यादव जी जो चारा घोटाले में, जिन्होंने जानवरों को नहीं छोड़ा, उनके चारे को नहीं छोड़ा, उनका इस्तीफा हुआ। अब उनके ऊपर तुम मुझे जमीन दो मैं तुम्हें जॉब दूंगा, ये पूरे परिवार पर जांच चल रही है। दूसरे अरविंद केजरीवाल जी, जिनकी सरकार के कम से कम 10 ऐसे लोग विधायक और मंत्री जेल में या बेल पर हैं भ्रष्टाचार के मामलों में। सत्येंद्र जैन जेल में है, जिनको भारत रत्न दिलाते थे और 10 महीने से जेल में है। दूसरे उनके शराब मंत्री मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं, जिनको शहीद भगत सिंह से तुलना करते हैं। और तीसरे राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, जो नेशनल हेराल्ड के मामले में बेल पर हैं। ये सब लोग बीबीसी चला रहे हैं। भ्रष्टाचारी बचाओ कैंपेन। तो जितना मर्जी भ्रष्टाचारी बचाओ कैंपेन चलाएंगे, कोई बच नहीं पाएगा। न्यूज 18 के राइजिंग इंडिया प्रोग्राम में मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का मामला भी उठाया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका है तब बीबीसी कहां से जाग गई। उन्होंने कहा कि चुनाव आने से पहले ऐसी ताकतें जाग जाती हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या बीबीसी कांग्रेस से बड़ी है। 22 साल हो गए, देश के अंदर और देश के बाहर, चाहे राजनीतिक दल हो या मीडिया हो, एक सुनियोजित ढंग के साथ मोदी जी के खिलाफ प्रचार किया। और मुझे बताइए, पूरे देश के कोर्ट्स, सभी जांच एजेंसियों ने अपनी जांच कर ली, सुप्रीम कोर्ट तक जाके निर्णय हुआ, तो उसके बाद बीबीसी कहां से जागी? 2023 में क्या महत्व था उसका? चुनाव आने से पहले सब ताकतें जाग जाती हैं। क्या देश के सुप्रीम कोर्ट से बड़ा बीबीसी हो गया है? आप तय कर लीजिए देश के अंदर किसका चलना चाहिए। और दूसरी बात, ये वही लोग हैं जिन्होंने मोदी जी को मौत का सौदागर कहा, नीच कहा, पिछड़ी जाति का कहा, चाय बेचने वाला कहा, और अब न जाने और क्या क्या कह दिया। लेकिन लोगों के दिलों में नरेंद्र मोदी जी बसते हैं। तभी 2014 में 30 वर्षों के बाद अगर किसी को पूर्ण बहुमत मिला तो नरेंद्र मोदी जी को मिला, और 2019 में उससे ज्यादा सीटों के साथ फिर एक बार सरकार 303 सीटों के साथ मिली तो नरेंद्र मोदी जी को मिली। और 22 साल के अपने राजनीतिक करियर में
22 साल छोटे नहीं, कम नहीं होते। एक भी छुट्टी जिस व्यक्ति ने अपने लिए, अपने परिवार के लिए ना ली हो, अपनी मां के देहांत के यानी कि उनको अग्नि देने के 2 घंटे के बाद वो देश के लिए अपना काम वापस शुरू कर दे, मैंने तो अपने 48 साल के जीवन में कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं देखा। ये केवल नरेंद्र मोदी ने करके दिया। ये समर्पण भाव है। आप इनकी तुलना किससे करते हो? राहुल गांधी जी से। वो अपने आप को कहते मैं सावरकर नहीं बन सकता। अरे भाई तुम कुछ नहीं बन सकते। हर तीसरे महीने के बाद तुम्हें फॉरेन जाना है, विदेशी यात्रा पर जाना है। जिनकी छुट्टियां देश में नहीं होती, विदेश में होती, वो क्या देश के लिए समर्पित होंगे? जिनके लिए देश में कोई नहीं बोलता लेकिन विदेशी ताकतें बोलने के लिए आ जाती हैं। ये वो वाला भारत नहीं है राहुल जी, 1962 वाला। ये 2023 का नया भारत है। नया भारत, न्यू इंडिया और सशक्त इंडिया जो मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है। मोदी सरनेम तनाज़ा मामले में राहुल गांधी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब पटना की एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को समन जारी किया है। अदालत ने 12 अप्रैल को राहुल गांधी को पेश होने की हिदायत दी है। बीजेपी लीडर सुशील मोदी की शिकायत पर अदालत ने राहुल गांधी को समन जारी किया है। ये एमएलए एमपी कोर्ट ने 12 अप्रैल को तिथि निर्धारित की है, जिस दिन राहुल गांधी को पटना के कोर्ट में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराना होगा। मामला बहुत पुख्ता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से सूरत के कोर्ट ने उनको सजा दी है, इस मामले में भी और कोर्ट जो इसका संज्ञान लेगा और उनको उचित सजा देने का काम करेगा। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जानिब से मेरा घर राहुल गांधी का घर के नाम से मुहिम शुरू की गई है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के रुकनियत मनसूख किए जाने और घर खाली किए जाने के मामले को लेकर इंतखाबी साल में कांग्रेस अवाम के बीच ले जाने का काम कर रही है। कांग्रेस का इल्जाम है कि हुक्मरान जमात के जरिए राहुल गांधी की रुकनियत इसलिए खत्म की गई ताकि मोदी जी अदानी और बढ़ती महंगाई के खिलाफ पार्लियामेंट में आवाज न उठा सकें। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की मुहिम मेरा घर राहुल गांधी का घर मुहिम को तनकीद का निशाना बनाया है। वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि जो लोग आज मेरा घर राहुल गांधी का घर बता रहे हैं, वो बताएं उन्होंने कितने गरीबों के लिए घर बनाकर दिए हैं। जी राहुल गांधी जी हम करोड़ों भारतवासियों के दिलों में बसते हैं और हम सबके पास अपना घर है, वो घर राहुल गांधी जी का है और आप उन्हें एक सरकारी आवास से तो निकाल सकते हैं, हम सबके दिलों से कैसे निकालेंगे। आज हम इसीलिए ये कैंपेन राहुल जी के लिए समर्पित कर रहे हैं कि मेरा घर राहुल जी का घर है और मोदी सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि आपका ये तानाशाही फैसला भारत की जनता के साथ क्रूर मजाक है। कि ये राहुल गांधी जी के लिए मेरा घर राहुल का घर कैंपेन चला रहे हैं। इतने साल सत्ता में रहे, कभी गरीब के लिए चलाया ही नहीं। जैसे प्रधानमंत्री आवास पूरे देश में बन रहे हैं, कभी कांग्रेसियों ने ऐसा कहा कि मेरा घर गरीब का घर या गरीबों के लिए घर बनना चाहिए। ये कुछ नहीं है, चाटुकारिता है, गलती को विषयांतर करने की कोशिश है। न्यायालय से ऊपर गांधी परिवार को साबित करने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, देश की जनता इन सब बातों को समझती है। कोरोना ने एक मरतबा फिर पैर पसारने शुरू कर दिए। हिंदुस्तान में 6 महीने बाद एक दिन में 3000 से ज्यादा केस मिले। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 3016 मामले सामने आए हैं। एक्टिव केसों की तादाद बढ़कर 13,509 हो गई है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि मुल्क में पिछले 24 घंटों में 14 लोग कोरोना से फौत हुए। दिल्ली में भी गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 300 केस दर्ज किए गए, जबकि 2 लोगों की जान गई। दिल्ली में मुस्बत केसों की शरह 13.89% हो गई है। हालात को देखते हुए दिल्ली के वजीर सेहत सौरभ भारद्वाज ने एक हंगामी मीटिंग तलब की और हालात का जायजा लिया। देखिए, कल जो कोविड के मामले आए थे उसमें मुख्यमंत्री जी ने आज आदेश दिया था कि एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाए। तो हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपनी समीक्षा की है। सारी की सारी जो रिपोर्ट हैं वो कल सीएम साहब के सामने रखी जाएंगी। उनके यहाँ कल 12 बजे मीटिंग है और उसके बाद जो है उनकी तरफ से डायरेक्शंस आएंगी। अभी फिलहाल जो है ये कोविड की महामारी जो है वो साउथ इंडिया और वेस्ट इंडिया के स्टेट्स में ज़्यादा दिखाई दे रही है। उनके विषय में ही केंद्र की जो है एडवाइजरी आई है। हम सिचुएशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं।
हमने मॉक ड्रिल कर ली है अस्पतालों के अंदर। अभी तक जो समझ में आया, ये स्ट्रेन जो है वो ऐसा नहीं है जिसके लिए जो है कोई भी पैनिक की सिचुएशन हो। मगर अगर आप अस्पताल जा रहे हैं तो आप मास्क का प्रयोग करें, और अगर आपको कोई कोमॉर्बिडिटी है, आपको कोई गंभीर बीमारी है, आपकी इम्यूनिटी कम है, तो आप मास्क लगाएं। ये हमारी एडवाइजरी। पंजाब पुलिस से भागा फिर रहा खालिस्तानी लीडर और भगौड़ा अमृतपाल सिंह पाकिस्तान फरार होने की ताक में है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई अमृतपाल को पंजाब से निकालकर पाकिस्तान पहुंचाने की फिराक में है। खुफिया अलर्ट के बाद पंजाब से मुत्तसिल पाकिस्तानी सरहद पर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पर बीएसएफ और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पर पंजाब पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। 18 मार्च को पंजाब पुलिस ने अमृतपाल और उसके खालिस्तानी हामियों के खिलाफ मुहिम शुरू की थी। इसके बाद से ही अमृतपाल फरार है। साबिक वजीर और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर बशारत बुखारी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के पास जम्मू कश्मीर में इंतखाबात में ताखीर का कोई बहाना नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के एक तबसरे का हवाला देते हुए बशारत बुखारी का कहना है कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात अब मुनक्किद होने चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए मुबैना तौर पर कहा कि कमीशन तैयार है, लेकिन दीगर अवामिल को जहन में रखना जरूरी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने पिछली बार जब कुछ रियासतों के इंतखाबात हुए थे तो वहाँ पे ये कहा था कि जम्मू और कश्मीर के एतबार से कि वहाँ पे मौसम ख़राब है या मौसम का हाल देखा जाएगा और बाकी सिचुएशन देखी जाएगी, उसके बाद इलेक्शन का फैसला किया जाएगा। उसके बाद मेरे ख्याल से 15-20 दिन पहले ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने ये कहा कि जब भी हमें इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इलेक्शन के एतबार से रिपोर्ट मांगेंगे तो हम रिपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। और कल ही परसों ही ऑनरेबल अमित शाह जी ने ये कहा कि एक एसोचएम की जो बिजनेस लीडर्स हैं उनके साथ खिताब करते हुए कहा कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, वहाँ हालात ठीक हैं, सिचुएशन ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है और पॉलिसीज ठीक है, और उनसे कहा कि आप बेहतर हैं कि आप जम्मू और कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर लें। और कल ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने ये कहा कि यहाँ पे वैक्यूम है और हम देख रहे हैं कि क्या क्या हालात रहेंगे, उस हिसाब से फैसला कर लेंगे। मुझे नहीं लगता है कि जब ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये कहते हैं बिजनेस लीडर से कि जम्मू और कश्मीर में पॉलिसीज बहुत अच्छी चल रही हैं और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत अच्छा है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया या चीफ इलेक्शन कमीशन को अब किस बात की और जरूरत है? कौन उनको कहना चाहिए कि जम्मू और कश्मीर में हालात ठीक है और इन ए वे इलेक्शन के लिए हालात साजगार हैं, लोग इलेक्शन चाहते हैं। और ये सारी चीजें, जैसे कल आप जो हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब हैं जनाब मनोज सिन्हा साहब, उन्होंने भी कल एक फंक्शन में कहा कि यहाँ पे हालात बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार हालात हैं, नॉर्मल सिचुएशन है, पहले से बहुत बेहतर है। अगर ये सारी चीजें हैं तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को किस चीज की जरूरत है, किसके कहने की जरूरत है कि जम्मू और कश्मीर में फौरन से पेशतर इलेक्शन का ऐलान किया जाए, इंतखाबात का ऐलान किया जाए। मेरे हिसाब से अब काफी हो गया, बहुत हो गया, अब हीले बहाने नहीं चलेंगे, जितना फौरी हो सके, जितना जल्दी हो सके उनको इलेक्शन। 2024 में कश्मीर की ट्रेन मुल्क के दूसरे हिस्सों तक जाएगी। इसका ऐलान हाल ही में रेल मंत्री ने कश्मीर दौरे के दौरान किया था। इन बातों पर अमल दरामद करते हुए तैयारियों और दीगर इक़दामात का आज डीसी बडगाम और चीफ एरिया मैनेजर नार्दर्न रेल ने जायजा लिया। उन्होंने बडगाम और श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर दीगर इक़दामात का जायजा लिया। डीसी ने कहा कि कई सारे सेटअप तैयार करने हैं और साथ ही लोगों के भी कई मुतालबात हैं जिनको मद्देनजर रखना है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन। आने वाले वक्त में जो कश्मीर की ट्रेन है ये मुल्क के दूसरे हिस्सों के साथ कनेक्ट होगी। इसका हाल ही में जो रेल मंत्री है उन्होंने इसका ऐलान किया था और इसके लिए जो इकदाम है वो उठाए जा रहे हैं। हम इस वक्त एक ट्रेन में है और मेरे साथ डीसी बडगाम और चीफ एरिया मैनेजर नॉर्दर्न रेलवे मौजूद है। इन्होंने आज जायजा लिया जो नौगाम से बडगाम के दरमियान का इहाता है, वहाँ पे लैंड फिजिबिलिटी चेक की, क्योंकि आने वाले वक्त में जब ट्रेन दूसरे मुल्क के दूसरे हिस्सों के साथ कनेक्ट होगी इसके लिए
ऑयल डिपो, कंटेनर डिपो या दीगर इकदाम की जरूरत है, उसका जायजा यहाँ पर लिया जा रहा है। पहले हम बात करेंगे, डीसी बडगाम है मेरे साथ। सर, पहले आपका खैर मकदम करते हैं। थैंक यू। मुझे बताइए किस तरह का ये रिव्यू है और क्या क्या आपने देखा, आने वाले वक्त में क्या क्या होगा? जैसे आपको पता है कि बडगाम की सेंट्रल लोकेशन है, एयरपोर्ट के साथ साथ हमारे रेलवे कनेक्टिविटी भी अच्छा है। तो आज हमने चीफ एरिया मैनेजर साहब के साथ दौरा किया, रेलवे की टीम थी, मेरी अपनी टीम थी, दोनों ने साथ किया ताकि जो आने वाले लॉजिस्टिक्स को हम इम्प्रूव कर रहे हैं, क्या क्या हो सकता है, लैंड के क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, कनेक्टिविटी कैसे बेटर करते और इंटीग्रेटेड वे में जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो विजन है J&K के लिए, उसको कैसे हम यूज कर सकते। आपने भी हाल ही में रेल मंत्री साहब भी आए थे, उन्होंने भी कुछ निर्देश दिए थे, उनके तहत ही हम ये देख रहे हैं और अच्छा रहा आज। अब फिजिकल वेरिफिकेशन भी होगी, दौरे भी होंगे और आगे हम और क्या क्या बना सकते हैं जिससे न सिर्फ कनेक्टिविटी में, पैसेंजर कनेक्टिविटी में, बल्कि बिजनेस और लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी में भी इम्प्रूवमेंट। मेरे साथ चीफ एरिया मैनेजर नॉर्दर्न रेलवे भी है। सर, दौरा आपने किया, डीसी साहब ने बताया मकसद क्या है, तो आने वाले वक्त में नॉर्दर्न रेलवे या खासकर जो कश्मीर की ट्रेन अब दूसरे हिस्सों से कनेक्ट होगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और कहां तक आपके जो इनिशिएटिव्स है वो पहुंचे हैं? देखिए, जैसे ये कनेक्ट हो जाएगा दिसंबर जनवरी नेक्स्ट ईयर और दिसंबर दिस ईयर, मेंटेनेंस फैसिलिटीज हमें चाहिए होगी, उस सब का हमने जायजा लिया। आज के मेंटेनेंस फैसिलिटीज कहाँ पे डेवलप की जाएंगी, we will need some goods sheds, goods depots, goods handling के लिए, उस सब का भी हमने आज जायजा लिया। एंड देयर वर सर्टेन डिमांड्स लोगों की हॉल्ट स्टेशन के लिए, तो आज हमने मोचवा हॉल्ट स्टेशन की फिजिबिलिटी के लिए भी एक इंस्पेक्शन किया। प्लस जो हम लोकल में पैसेंजर चला रहे हैं वो भी कंटिन्यू रहेगा ताकि लोगों को, इंडस्ट्रीज को, ट्रेड को, सबको फायदा मिले एंड रेलवे एक इंजन बने ग्रोथ का और डेवलपमेंट का कश्मीर में। पुंछ में जिला सनातन धर्म सभा की जानिब से रामनवमी के मौके पर गीता भवन से देर शाम एक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की तादाद में हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाले अकीदतमंदों ने शिरकत की। इस मौके पर भाईचारे का पैगाम दिया गया। आज एक भव्य यात्रा जो है राम जी की यहाँ से गीता भवन पुंछ में से निकली और सीधा राम जी के मंदिर में जो कि खखा नवंबर है, वहां पर हजारों लोगों की तादाद में यहाँ पर मेरी माताएं, बहनें, सभी लोग जो है राम जी के इस अवतरण दिवस पर बड़े हर्षोल्लास से, बड़ी खुशी से पूरे भारत में मना रहे हैं। रामनवमी के महान अवसर पर नगर कीर्तन हर साल की तरह यहाँ सभी धर्मों के मिलकर हम यहाँ निकालते हैं। हमारी पुरानी परंपरा है कि कोई भी नगर कीर्तन और कोई भी त्योहार हम मिलकर मनाते हैं। उसी उपलक्ष्य में आज 9 दिन के नवरात्रे के बाद जो नगर कीर्तन यहाँ निकाला गया, भव्य लोगों की आस्था विश्वास है और एक मैसेज आता है कि श्री रामचंद्र जी ने जो उपदेश, जो संस्कार, जो संस्कृति उन्होंने समाज को दी थी, आज भी लोग उसी को मान के चलते हैं और उसी पे चलने से इंसान का कल्याण होगा। मैंने रोजा रखा हुआ है और मैं रमजान का महीने को पाक में चल रहा हूँ। आज नवरात्रे और आज धाम के दिन है, यही एक चीज की बात करता है कि हम सब मिलजुल के, हिंदू मुसलमान सब मिलजुल के लिए त्यौहार मना रहे हैं। तो ये एक मैसेज आता है भाईचारे का, अमन का। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।